दिस इज निकिता और आज 26 जनवरी के शुभ दिन पर, रिपब्लिक डे के दिन पर, हम हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान के उन कुछ की मोमेंट्स को, कुछ की इवेंट्स को स्टडी करेंगे जिसने हमारे देश को इन ट्रू सेंस इंडिया बनने में हेल्प की है। एंड नॉट जस्ट पॉलिटिक्स वाइज, हम बात करेंगे इंडिया की ज्योग्राफी वाइज, इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर वाइज, इंडिया की पॉलिटिक्स वाइज ऑब्वियसली। आखिर वो कौन से कंट्रोवर्सीज थे जो शायद आज अगर नहीं होते तो आज हमारा इंडिया इंडिया नहीं होता। एंड जिस हक से आज हम कहते हैं मेरा भारत महान है कि मेरा भारत महान, शायद वो भी नहीं होता। वेल आई गारंटी यू कि आज का ये वीडियो आपके मन में हमारे देश भारत के लिए एक न्यू डेवलप्ड सेंस ऑफ प्राइड भर देगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। सो फ्लोनर्स, इंडिया पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आई हो, आज़ादी के बाद इंडिया में कुछ ऐसे की मोमेंट्स भी हुए हैं जो अगर ना हुए होते तो शायद हमारी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर या इवन पॉलिटिक्स में कहीं सुधार नहीं आते और आज इंडिया एज वी कैन सी इंडिया होता ही नहीं। एंड ऑब्वियसली इंडिया एज अ कंट्री भी बाकी कंट्रीज के सामने वर्ल्ड में उतनी इज्जत नहीं गेन कर पाता। So let's start the series of events with our first category, key moments in shaping the geographical boundaries. ज्योग्राफी में जो फर्स्ट की इवेंट है वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। 1947 में भारत से अंग्रेज तो चले गए लेकिन भारत को 560 रियासतों में बटा हुआ छोड़ के। सो नाउ इट गोज विदाउट सेइंग कि हमारी आजाद हिंदुस्तान की पहली नेहरू जी की सरकार का पहला काम था इन सब रियासतों को एकजुट कर असल हिंदुस्तान बनाना, जिसके लिए उन्होंने फोर फ्रंट पे खड़ा रखा था होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेक्रेटरी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स वीपी मेनन को। इसी दौरान जब वो सारे स्टेट्स को इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, सो इसी दौरान अंग्रेजों ने सभी रियासतों को 3 ऑप्शन दे रखे थे। नंबर 1, इंडिया का हिस्सा बन जाओ, नंबर 2, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ एंड नंबर 3, इंडिपेंडेंट देश रहो। अब देयर वर 7 प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के दूसरे ऑप्शन को अपनाना चाहा था, लाइक भोपाल, ट्रिवानाकोर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जोधपुर, गोवा एंड जूनागढ़। अब इनमें से बाकी रियासतों को मनाना तो फिर भी आसान था, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स आए जोधपुर, हैदराबाद और गोवा के केस में। गोवा और हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए भारत को इनोवेट करना पड़ा था और जोधपुर से तो काफी सारी बातचीत करके उन्हें पाकिस्तान में जुड़ने की डिसएडवांटेजेस बता के इंटीग्रेट करवाया गया था। इनफैक्ट जोधपुर से बातचीत करते वक्त तो ये तक हो गया था कि वीपी मेनन पर जोधपुर के महाराजा ने गन तक तान दी थी, बट इवेंचुअली नेगोशिएशन करके ये बात हो गई। बट अगर देखा जाए तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स किसी भाषा के आधार पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो फिर आखिर कैसे आज हमारे ज्यादातर स्टेट्स भाषा के आधार पर डिवाइडेड है? वेल, उसके पीछे की वजह हमारा सेकेंड इवेंट है, स्टेट्स डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सो ये तो हम सब जानते हैं कि आज हमारे ज्यादातर स्टेट्स भाषा के आधार पर डिवाइडेड है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे कि हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने कहा था, इंडिया हमारे भारत का हाल आज 1 लैंग्वेज विथ 14 to 15 नेशंस होता, 1 कंट्री नहीं। बट उनके ऐसे कहने के पीछे क्या वजह थी? सो वेल, इंडिया के आज कई सारे स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज्ड है, ये तो हम सबको पता है। बट इसकी पहली मांग 1952 में पोती श्री रामुलु की लीडरशिप द्वारा एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने के लिए किया गया था। सो अब ऐसा होने के बाद सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस.के. धर और जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया इस कमेटी द्वारा की गई इस डिमांड को खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे ही इस डिमांड के लिए अनशन पर बैठे श्री रामुलु की मौत हो गई तो आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी कम्युनिटी पर अपने आइडियोलॉजीज को थोपने से क्या होता है ये उस वक्त सरकार बगल के ही श्रीलंका में देख ही रही थी, जहां पर बेसिकली तमिलियंस पर सिन्हालीज भाषा थोपने की वजह से बहुत सारे तमिल आर्म्ड ग्रुप तैयार हो गए थे और ये लड़ाई आज तक जारी है। सो इसीलिए इसी वजह से लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पर जो पहला स्टेट बना वो था आंध्र प्रदेश, जिसके बाद और भी कई स्टेट्स द्वारा ऐसी डिमांड्स उठने लगी और ये जायज़ बात है। एंड फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर इंडियन स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बांटा गया। ये वो 2 की मोमेंट्स थे जो इंडिया के ज्योग्राफी को एज वी सी इट नाउ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब बात करते हैं उन की मोमेंट्स की जो इंडिया को एज वी सी इट नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में हेल्प किए हैं एंड इंडिया के लिए गेम चेंजर प्रूव हुए। नंबर 1 इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आपने कोल्ड वॉर एरा के बारे में तो सुना ही होगा, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे थी और सभी कंट्रीज को या तो यूएसए या तो यूएसएसआर, इन दोनों में से एक कंट्री को तो चुनना ही था। लेकिन तब इंडिया ने वर्ल्ड को तीसरा ऑप्शन दिया, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
जिसमें हमारे देश ने यूएसए और यूएसएसआर को चुनने के बजाय अपने डेवलपमेंट को चुनने में समझदारी समझी। नाउ दिस माइट सीम इनसिग्निफिकेंट इन टुडेज टाइम, लेकिन उस वक्त अगर हमारे इस डिसीजन से सोवियत रशिया बुरा मान जाता तो हमें 1971 की वॉर जीतने में बहुत तकलीफ होती, जिसमें रशिया ने ही हमारी बहुत मदद की थी। एंड नीडलेस टू से इस डिसीजन से हम यूएसए और रशिया इन दोनों के कट्टर दुश्मन भी हो सकते थे। बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज इंडिया के साथ इस मूवमेंट में जुड़ चले। एंड जो नहीं जुड़े उनके साथ क्या हुआ, ये तो हम आज वेस्ट एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, येमेन एक्सेट्रा में देख ही रहे हैं। ऊपर से टू टॉप इट ऑल, व्हाट्स मोर सिग्निफिकेंट इज दैट इस मूवमेंट के बाद अमेरिका ने भी हमारे देश को, इंडिया को, द ग्रोइंग वर्ल्ड पावर कहा। इनफैक्ट ऐसे ही कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके चलते आज जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की मांग कर रहा है, तो चाइना को छोड़कर फॉर ऑब्वियस रीजंस बाकी चारों भी परमानेंट मेंबर्स जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके और फ्रांस इंडिया के सपोर्ट में है। बट भले ही इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम एक पीसफुल नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी, बट समवेयर डीप डाउन इंडिया को इस बात का भी अंदाजा था कि भाई बिन होए ना प्रीत, यानी सिंपली दुनिया ताकत को सलाम ठोकती है। और इसीलिए इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बनाने का फैसला किया, जो सेकेंड मेजर इंटरनेशनल लेवल का डिसीजन था इंडिया की तरफ से, एंड जिसके बारे में अब हम बात करने वाले। नंबर 2, न्यूक्लियर टेस्ट। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया दो गुत्तों में बटी हुई थी। एक वो जो इस रेस में लगे हुए थे कि कौन कितने न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करेगा, और दूसरी तरफ वो देश जो हर वक्त इन न्यूक्लियर पावर्स के खौफ में जी रहे थे कि क्या पता कब किसके सनक जाए और उन पे बम फोड़ दे। सो इन सारी अनसर्टनिटीज को डील करने के लिए हमारे पीएम नेहरू ने दुनिया को पीस की स्टेबिलिटी की ओर पुश करते हुए 1954 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स के यूजेज को रोकने की बात की। बट फिर आयरॉनिकली इसके कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि इंडिया को खुद को ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर अपने ही शब्दों पर मुकरना पड़ा। यस, मैं बात कर रही हूँ 1962 का इंडो चाइना वॉर, जिसमें चाइना एक न्यूक्लियर आर्म देश हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था, एंड दूसरा 1971 का इंडो पाक वॉर, जिसमें यूएसए अगेन अ न्यूक्लियर पावर कंट्री पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। सो इन इंसिडेंट से हमारे देश को ये भली बात ही समझ गया था कि अब कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करने वाली टैक्टिक अभी नहीं चलने वाली है, और इसीलिए 1974 में इंडिया ने राजस्थान के पोखरण शहर में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया विद द कोड नेम पोखरण 1, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। फॉर वट एवर रीजन्स इंडिया जैसा चाहता था ये टेस्ट वैसा हुआ नहीं, लेकिन इंडिया ने फिर भी हार नहीं मानी और दुनिया के विरोध के बीच 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में ही फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किए और अपने आप को, अपने देश को न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में वर्ल्ड के सामने रखा, जिसकी हमारी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई ऑफिशियल सीना टॉक अनाउंसमेंट आप खुद इस वीडियो में देख सकते हो। Today at 15:45 hours India conducted 3 underground nuclear tests। लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, क्योंकि वी हैड प्रॉब्लम्स लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एंड बेसिकली ये सब इस वजह से हो रहा था कि सबको कहीं ना कहीं पता था कि इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके चलते इंडिया हैड टू कम अप विद एन ऑल्टरनेट प्लान एंड ऑल्टरनेट लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मेथड, जिसके लिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड कैटेगरी ऑफ मोमेंट, वो की मोमेंट्स जिसने आज के हमारे इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म को सुधार कर यहाँ तक लाया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है 26/11 का टेररिस्ट अटैक एंड फर्दर डेवलपमेंट। 26/11 मुंबई अटैक्स 26 नवंबर 2008 की वो घटना थी जिसमें हमारे देश के 166 लोग बलि चढ़ गए, इंक्लूडिंग 26 फॉरेनर्स। बट इन अटैक्स में इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी क्यों पड़ी? सो वेल, देयर आर 3 मेजर रीजंस बिहाइंड दिस। Number 1, lack of intelligence inputs. Number 2, lack of coastal security. And number 3, old police weapons. और इसीलिए इंडिया को सबसे पहले इन सिक्योरिटी लैप्सेस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी था, और उसने शुरू कर भी दिया था by taking the following steps. NATGRID एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो इंडिया के प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई, इन सबको अपना इंटेलिजेंस डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करने में इजीली मदद करता है।
सेकेंड, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC। ये इंडिया का नोडल सेंटर है फॉर मैरीटाइम या समुद्री सुरक्षा, जो फॉरेन वेसल्स और बोट्स को लाइव ट्रैक करके इंफॉर्मेशन हमारे नेवी तक भेजता है। नंबर 3, अपग्रेडेशन ऑफ मुंबई पुलिस। 26/11 के अटैक के बाद मुंबई पुलिस को भी हाई ग्रेड वेपन्स जैसे कि रॉकेट लॉन्चर्स, INSAS राइफल्स, AK-47 और ऐसे कई सारे वेपन्स के साथ अपग्रेड किया गया था, ताकि कल को ऐसे कोई इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन आ जाए तो वो लोग वेल इक्विप्ड हो। बट ये तो बात हुई उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की। व्हाट इफ हम उन्हें अंदर आने ही ना दें? बिल कुछ ऐसा ही सोचा था इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में, जिसके चलते शुरू हुई सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बॉर्डर फेंसिंग असल में 1990 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन साल 2003 में इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग रोकने के लिए वहां पर लोकल प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, जिसके चलते ऑब्वियसली वहां की फेंसिंग को थोड़ा सा रोकना पड़ा। रोकना इसीलिए पड़ा क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स जो थे वो नागा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जिनके फार्म्स और फैमिलीज अक्रॉस बॉर्डर फैले हुए थे। यानी कि बेसिकली इस फेंसिंग से उनकी मूवमेंट और रोजी रोटी दोनों को ही फर्क पड़ता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस बॉर्डर फेंसिंग से ऑब्वियसली कुछ इलीगल बॉर्डर एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आर्म्स, नकली इंडियन करेंसी, माल और आतंकवाद, इन सभी को रोकने में बहुत मदद होती थी। इसीलिए इंडिया ने तुरंत ही एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत इंडियन बॉर्डर्स के रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ही बढ़ाने की मुहिम शुरू कर दी गई। एंड ऑब्वियसली अलोंग विद द लॉन्ग ओवरड्यू बॉर्डर फेंसिंग, यानी सुरक्षा भी और सुविधा भी। इनफैक्ट यही वजह थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अनुसार फेंसिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज काफी ज्यादा कम हो गई थी। खैर, अब लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की ओर और ये जानते हैं वो क्या की मोमेंट्स थे जो इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप किए। नंबर 1, इमरजेंसी प्रोविजंस। 25 जून 1975 में इंडिया की उस वक्त की PM इंदिरा गांधी ने देश भर में एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था, जो कि लगभग 2 साल तक चला था। अब जिनको नहीं पता कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, वो बस इतना समझ लो कि आर्टिकल 352 के अनुसार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट देश में एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एग्रेशन बढ़ने पर एक सॉर्ट ऑफ मिलिट्री रूल लागू कर सकते हैं, विच वुड बी कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द नेशन। यानी कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और सभी सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स तक कभी कभार उनसे छीन ली जाती है। ऐसा हुआ और फिर फाइनली इस पॉलिटिकल दादागिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को लाकर इंडिया की डेमोक्रेसी की रक्षा की। इस अमेंडमेंट की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस इस शब्द को आर्म्ड रिबेलियन इस शब्द से रिप्लेस कर दिया, ताकि आगे कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और अपोजिशन को अपने मन के हिसाब से दबाने के लिए इस कानून को मिसयूज ना कर सके। पर इन पॉलिटिकल सुरमाओं की ताकत को और ज्यादा बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ी पावर लोगों के हाथों में भी स्थित करनी जरूरी थी और इसीलिए हमारे इलेक्शंस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM। EVMs को पहली बार 1982 में केरला इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया था, जहां पर EVM रिजल्ट्स के बेसिस पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल बैलेट सिस्टम की मदद से री इलेक्शंस करवाए थे तो कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। इसका मतलब क्या हुआ? EVMs को हैक भी किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट इसी चीज को 2017 में आम आदमी पार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था। अब हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसके रिस्पांस में तुरंत ही एक ऑल पार्टी एंड एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई और इस हैकिंग डेमो को एक फेक प्रूफ करके बताया। साथ ही टू एंडोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन पीपल, इस इंसिडेंट के बाद EVMs के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT को ऐड कर दिया गया, जिसमें बेसिकली वोटर्स को उनके द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट वाली पेपर स्लिप भी विजिबल होती है। इस देश में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े कांड हुए हैं, कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं और प्रॉब्लली आगे भी होते रहेंगे। बट व्हाट इज रियली अप्रिशिएबल अबाउट हिंदुस्तान इज कि हमारे देश में शुरू से ही किसी एक इंसान या एक एंटिटी के हाथ में सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि कल को कोई भी उठकर अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक इस देश को कंट्रोल करे। आवर डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइज्ड और इसीलिए आई फील कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग प्रे टू वेरियस फियर मॉन्गर्स, हम जैसे यंगस्टर्स को इस देश को आगे बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और ना कि सुबह शाम सड़कों पर नारे लगाने की।
खैर, आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आज जो भी इंस्टेंसेस बताए उसके अलावा भी या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे की इंस्टेंसेस थे जो मैंने मिस आउट कर दिए और जो आज हमारे भारत को भारत बनाने में मदद किया है? तो आप उन सारे इवेंट्स का लिस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वो सब भी जानना चाहूंगी एंड वो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा बाकी के लोगों के लिए भी जो कमेंट्स पढ़ते हैं। आप में से जिसका भी आंसर मुझे सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। सो विद अ डीप सेंस ऑफ प्राइड इन आवर कंट्री आज हम अलविदा कहते हैं। लेकिन अगर आपको आज का फन एपिसोड पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही एडुटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल गेट सेट वन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।